हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है और हम यहाँ पर 70वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम आ रहा है उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग इस सीरीज़ में 38वीं बीपीएससी के पीटी एग्ज़ाम से लेकर 69वीं बीपीएससी के पीटी क्वेश्चन पेपर को इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोग 38वीं से लेकर 46वीं पीटी के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम लोग करेंगे 47वां बीपीएससी का पीटी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो अब देखिए इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जाने से पहले लगभग 3000 क्वेश्चन आपके पहले ही कवर हो जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है आप कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हो, चाहे वो आप बिहार का दे रहे हैं, यूपी किसी भी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम में इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और इनमें से क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। तो हर रिकमेंडेशन हमारी यही होती है कि हम लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इन सभी क्वेश्चन पेपर्स को एक बार गो थ्रू हो जाएं, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है कि अंग्रेजी शासन काल में कौन सा बात है, अंग्रेजी शासन काल की बात हो रही है, ब्रिटिश एरा की बात हो रही है जिस टाइम पर अंग्रेजों का हमारे भारत में रूल था। तो पूछा है उस क्षेत्र में अफीम उत्पादन हेतु कौन सा क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध था। तो वो कौन सा था, तो वो था बिहार। ठीक है, कौन सा था, बिहार था। फिर है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन में कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। ठीक है, 1855 में संथालों ने कौन से अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो वो था मेजर बारो। अभी देखिए जो संथाल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे बिहार में पहले से आते हैं। तो अगर हम बात करें जो आपका संथाल विद्रोह था वो आपका 1855 से लेकर 56 में हुआ था। और इसमें अगर इनके टॉप लीडर्स की बात करें तो हम मतलब जो जिनके नेतृत्व में लीडरशिप में ये विद्रोह करा गया था तो वो थे आपके सिंधु। कौन से थे, वो थे आपके सिंधु और कानू। तो इम्पॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल करी गई थी। कब करी गई थी, तो ये करी गई थी दिसंबर 1856 में। कब करी गई थी, दिसंबर 1856 में। फिर है शारदा मणि कौन थी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, मतलब कि उनकी वाइफ थी। फिर 1899 से लेकर 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था। ठीक है, देखो मुंडा क्रांति जो हुई थी 1899 से 1900 के बीच में हुई थी। तो पूछ उनका नेता कौन था, उनका लीडर कौन था। तो उनका जो लीडर था वो था बिरसा मुंडा। कौन था, बिरसा मुंडा। अब इस वाली जो क्रांति को हम लोग मुंडा क्रांति तो बोलते ही हैं, साथ में हम लोग इसको उल गुलान का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं, उल गुलान का नाम देते हैं। फिर अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने करी थी। ठीक है, प्रथम सत्र मतलब क्या हो गया, फर्स्ट सेशन की बात हो रही है अखिल भारतीय किसान सभा की। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा के फर्स्ट सेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो ये करी थी स्वामी सहजानंद ने। किसने कर दी, स्वामी सहजानंद की। अगर हम बात करें जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1936 में हुई थी। और जगह कौन सी थी, जगह थी आपकी लखनऊ। चलिए फिर है हमारी राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई। यहाँ पूछा है जो राजा राम मोहन रॉय जी थे उन्हें ब्रह्म समाज की स्थापना कब करी थी, तो ये करी थी 1828 में। कब कर दी, 1828 में। फिर है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने करी थी, तो ये करी थी स्वामी दयानंद ने। किसने करी थी, स्वामी दयानंद। अब जो स्वामी दयानंद जी थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। कौन सा समाज, आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में। और कहाँ करी थी बम्बई में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमें ये भी याद रखने हैं। चलिए अब है हमारा फिर है अनुशीलन समिति थी। अब यहाँ पूछा है जो अनुशीलन समिति क्या थी, वो एक
क्रांतिकारी संगठन था। क्या था? क्रांतिकारी संगठन था, जिसका जो गठन है वो 1905 में हुआ था। ठीक है, और 1905 में कहाँ पर हुआ था? इसका गठन कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और इसका गठन करा किसने था? तो ये करा था पी मित्रा ने। चलिए, फिर है किसने कहा था कि अंग्रेज आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध करा गया था। ये जो कथन है, इतना बड़ा जो कथन है, वो किसने कहा था? तो ये करा था सर सैयद अहमद खान ने बोला था। चलिए, अब है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो वो है आपकी वारेन हास्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वो है वारेन हास्टिंग्स से। फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन सा था? ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था? तो वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय की अगर हम बात करते हैं। अगर हम बात करें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है, उसकी स्थापना कब हुई थी? कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो 1920 में हुई थी। चलिए, फिर है वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिस्प मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं करी थी? तो वो थे आपके अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं करी थी। चलिए, अब है हमारा सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो कितनी सीटें दी गई थी? तो वो दी गई थी आपकी 71 और 147। चलिए, फिर है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल। जब भारत छोड़ो आंदोलन मतलब कि क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था 1942 में, तो उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री मतलब कि जो पीएम था, उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। अब है निम्न उद्योगपति में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 में वह जेल भी गए? तो वो थे जमनालाल बजाज। कौन थे? जमनालाल बजाज। चलिए, आगे चलते हैं। अब है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? किसने करी थी? तो ये करी थी आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने करी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब है देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, देवबंद के उस विद्वान के बारे में पूछा है, तो उसका सही आंसर है आपका अब्दुल कलाम आज़ाद। अब है बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी, जिसको कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने करी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो थी वो शिशिर कुमार घोष ने करी थी। किसने करी थी? शिशिर कुमार घोष ने। फिर है गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बात हो रही है कि हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो भूमिका निभाई थी तेज बहादुर सप्रू ने। तो ये जो तेज बहादुर सप्रू जी थे, उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट को के साइन करवाने में बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। ठीक है, उन्हीं की वजह से ये गांधी इरविन पैक्ट समझौता हुआ था। अब है यहाँ पे निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने करा था? तो ये करा था अरविंद घोष ने। किसने करा था? अरविंद घोष ने। फिर है निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? ठीक है, कौन सी बात करिए यहाँ पे? उदारवादियों के बारे में बात करिए। ऐसा कौन सा अखबार था जहाँ पर कि उदारवादी नीतियाँ प्रचारित हो रही थी? तो वो थी लीडर। ठीक है, कौन सा अखबार था? लीडर ऐसा अखबार था जो कि उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करता था। अब ये जो क्वेश्चन हमारा 24 जो क्वेश्चन है वो मैचिंग के लिए है। ठीक है, मैचिंग के लिए है। तो पहली जो हमारी लिस्ट मिलेगी, सूची मिलेगी, वो प्राकृतिक आपदाएं है, और सेकंड सूची में प्रदेश दे रखे हैं। देख लेते हैं क्या मैच करना है हमें। देखिए, पहले मैचिंग कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि बाढ़। अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारा सही आंसर 3 कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में बाढ़ आ रही है, आती है। जहाँ भूकंप की बात करें तो हिमालय के गिरिपाद क्षेत्रों में आती है, मतलब कि जो हिमालय के जो फुट हिल्स होते हैं आपके, वहाँ पर आपको
भूकंप देखने को मिलते हैं। वहीं अगर सूखा की बात करते हैं तो मध्य पूर्वी भारत में ये सूखा हमें देखने को मिलता है ज़्यादातर। अगर चक्रवात की बात करते हैं झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में ये हमें चक्रवात देखने को मिलते हैं। तो हमें मैच करना था इसका सही। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आपका बी आ जाता है। चलिए अभी देखिए, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनको हम ये बता दें कि हम लोगों ने बिहार के बच्चों के लिए बिहार स्पेशल सीरीज़ भी चला रखी है। ठीक है, देखो ये तो आपकी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है, और एक और सीरीज़ हमारी आपको चैनल पर मिल जाएगी बिहार स्पेशल की, जहाँ पर कि हम लोग बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं, मंथली करंट अफेयर्स हो गए, ठीक है, ईयरली करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, 6 महीने के हम लोगों ने बना रखे हैं आपके लिए, आप जाके देख सकते हैं। और साथ में बिहार की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसको हम लोगों ने केवल 3 वीडियोस में कवर करवा रखा है, आप जाके ज़रूर देखिए। और बिहार की जो ज्योग्राफी है, मतलब कि भूगोल है, वो भी हम लोग लगभग ख़त्म करवा चुके हैं, आप जाके उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें कि इनमें से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ आपको मिल जाएगी, जहाँ पर कि हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं उनको नोट्स के द्वारा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए डिटेल में पढ़ाते हैं। फिर उनसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू से कवर करवाते हैं। मंथली मैगजीन आपको मिल जाएगी, ट्रिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी, पॉलिटी की एमसीक्यूज़ की वीडियो मिल जाएंगी। और आप हमारे चैनल पर जाते हैं तो आपको कम्युनिटी पर, ठीक है, हमारे चैनल की कम्युनिटी पर रेगुलर क्वेश्चन मिलता है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आप जाइए, जो पूरा चैनल जो है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, और साथ में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। चलिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए वापस चलते अपने क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसमें पूछा है, लास्ट में क्या पूछा है, इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है। अब इन सभी जो स्टेटमेंट्स हैं हम लोगों को इसमें से सही स्टेटमेंट चुननी है। तो स्टेटमेंट जो हमारी पहली है संरचनात्मक, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय जो पठार है वो दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी आपको पता होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम देखें हैं कि कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनीति में हुई, ये भी हमारा बिल्कुल सही कथन है। गंगा मैदान की रचना एक अर्धगर्द में हुई है, नहीं, ये भी हमारा सही कथन है। फिर हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, नहीं, बिल्कुल गलत कथन है ये। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाता है। फिर है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? अभ्रक उत्पादन की बात हुई है तो वो है आंध्र प्रदेश। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थित, ठीक है, तो क्या है, मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका बी, मतलब कि गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों द्वारा मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। चलिए, अब है भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, कि भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। ठीक है, चलिए, फिर है सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन की बात करी है तो वो कब होता है? तो वो आपका होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? वो 22 दिसंबर को होता है। वहीं पर अगर हम सबसे बड़ा दिन की बात करें, ठीक है, सबसे बड़ा दिन आपका होता है 21 जून को होता है। ठीक है, सबसे छोटा दिन जान लिया हम, सबसे बड़ा दिन जान लिया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य ग्रहण तब होता है। ये पूछा गया है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? वो तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है। ठीक है, कब होता है? जब चंद्रमा बीच में होता है। अब किसके बीच में होता है? जब सूरज और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो वो सूर्य ग्रहण हो जाता है। चलिए, अब है इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। ठीक है, इजराइल मतलब ये पूछा है कि इजराइल जो है किस किस कंट्री से अपनी सीमाएं साझा करता है? तो वो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ करता है। फिर है 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ा वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी
अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के बीच के मध्य में गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, वह कटक कौन सा है? तो वो है आपका डॉल्फिन चैलेंजर कटक के बारे में ये बात हो रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे महासागरों के बीच में ये बात हो रही है। फिर है महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उठती हैं, कि महासागर में ऊंची ऊंची जो आपकी टाइड्स होती हैं वो कैसे उठती हैं, तो उसका जो आंसर है, ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या है, वो है चंद्रमा। अब देखिए दोबारा हम लोग को मिलान करने के लिए आ गया है। तो पहली जो सूची है वो हमारे रेल मार्ग की है, ठीक है, जो रेल मार्ग की सूची है। दूसरी सूची है जोड़ने वाले स्थान। तो यहाँ पर पूछा है कि यूरोपियन ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग, जो कंटिनेंटल रेल मार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, वो पेरिस से बरसा तक जाता है। फिर है ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। ट्रांस एंडियन रेल मार्ग की बात करते हैं तो वो आपका जाता है ब्यूनस आयर्स से वाल्परांसियो में। फिर है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन जो है वो पेरिस से इस्तांबुल है। और ओरिएंटल एक्सप्रेस की बात करते हैं तो वो आपका लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक पर है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, रेल मार्ग आम से क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, क्योंकि उससे जो पहले जो क्वेश्चन हैं वो उसके करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। फिर है भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा जो वर्ष है वो महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। कौन सा वर्ष है, तो वो है आपका 1921। ठीक है, 1921 का जो वर्ष है वो महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की जो स्वतंत्रता से संबंधित है, तो वह आपका अनुच्छेद 19 है। मतलब आर्टिकल 19 में जो प्रेस है, मीडिया है, उसको स्वतंत्रता मतलब कि फ्रीडम दी गई है। फिर है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की बात करी गई है कि किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो वह है संसद के द्वारा, जिसमें कि जो आर्टिकल 61 है, मतलब कि जो हमारा अनुच्छेद 61 है हमारे संविधान का, उसमें क्या बोला गया है, जो राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग होता है, ठीक है, इम्पीचमेंट जो होता है हमारे प्रेसिडेंट का, वो आर्टिकल 61 में ही बताया गया है। तो इसलिए जो राष्ट्रपति को हम लोग संसद द्वारा हटा सकते हैं। फिर है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन। ये तो आवंटन जो है 1970 मतलब 1971 की 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक रहेगा, तो ये रहेगा आपका 2026 तक। चलिए, फिर है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, राज्यसभा के बारे में पूछा है। तो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। चलिए, फिर है भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है। यहाँ पूछा है जो भारत के जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मुखिया हैं। किसके मुखिया हैं, वो केंद्र सरकार के। ठीक है, केंद्र सरकार के मुखिया हैं। ठीक है, क्योंकि जो केंद्र सरकार मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो हेड होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है, तो वो आपका आता है एजुकेशन मतलब कि शिक्षा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, ये उस टाइम का क्वेश्चन है जब जम्मू कश्मीर जो है वो एक अलग राज्य के रूप से हम लोग जानते हैं, लेकिन अब वो हमारे इंडिया में ही है। तो हम क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये है भारत का राष्ट्रपति। जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे उनको ये मतलब उनके राष्ट्रपति को नियुक्त किया करते थे भारत के राष्ट्रपति। अब जो हमारे जो राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, ठीक है, उनका नाम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए आप। चलिए, अब है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग देखो मतलब कि प्लानिंग कमीशन की बात करी गई है। तो ये हुई थी 15 मार्च 1950 में। ठीक है, अब उसकी जगह कौन आया है, उसकी जगह आया है नीति आयोग। ठीक है, चलिए, हमें निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, किसको दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बात करी गई है। मौलिक अधिकार का मतलब क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स।
क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट के कौन सा अनुच्छेद में है, सुप्रीम कोर्ट संविधान के कौन सा अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकता है, तो वो है आपका अनुच्छेद 32। वहीं पर हाई कोर्ट का अनुच्छेद आता है आपका 226 आता है। फिर है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, पंचायती राज, आपको पता है पंचायती राज की स्थापना करी गई थी, तो पूरे उनका अध्यक्ष कौन थे, तो उनके जो अध्यक्ष थे वो थे बलवंत राय मेहता। कौन थे, बलवंत राय मेहता जी थे। अगर हम बात करें तो वो थे 1957 में 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना करी गई थी। और इस समिति ने बोला था, बलवंत राय मेहता समिति ने, कि भारत में 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। 3 टायर सिस्टम होना चाहिए हमारे पंचायती राज्यों का, मतलब कि त्रिस्तरीय। अगर हम बात करते हैं तो त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए, फिर है हमारा पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, पंचायत के चुनाव कराने हैं या नहीं कराने हैं, उसका जो निर्णय है वो किसके द्वारा लिया जाता है, तो वो लिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब कि राज्य सरकार के द्वारा। फिर निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। मतलब ये बोला है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको कि हम लोग मिनी संविधान बोलते हैं, मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोला जाता है। तो वो आपका आता है 42वां संशोधन। इस टाइप का संशोधन है जहाँ पर कि बहुत सारे संशोधन करे गए हैं, इसीलिए उसको हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। फिर है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर करी गई थी, तो ये आपकी करी गई थी राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलो, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, क्या होगा, सोच के बताइए। देखो, जैसे जैसे हमारे इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमारी जो नेशनल इनकम है, क्या उसमें नेशनल इनकम में जो हमारा टर्शरी सेक्टर है उसका जो अंश है, उसका जो पार्ट है, क्या वो बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो मैं सोचते आपने सोच लिया होगा। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है, कि वो बढ़ता जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब हमारे देश में इकोनॉमी बढ़ेगी तो मतलब कि सामान का इधर उधर जाना भी होगा, तो उसकी वजह से ट्रेजरी सेक्टर बढ़ेगा। चलिए, फिर है भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। चलिए, ये निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य सोर्स क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम के बारे में बात करी है, तो वो है सर्विस सेक्टर, मतलब कि सेवा क्षेत्र। सबसे ज़्यादा जो हमारी नेशनल इनकम है वो सेवा क्षेत्र ही सबसे बड़ा उसका सोर्स है। फिर है आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये समवर्ती सूची का विषय है, मतलब कि कंकरेंट लिस्ट का ये विषय है। फिर है दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार करी गई थी, मतलब कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो था उसकी रूपरेखा किसने तैयार करी थी, तो यह तैयार करी थी आपकी PC महालनोबिस ने। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, पूछते हैं ये क्वेश्चन। फिर है आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मतलब कि नाबार्ड की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय, मतलब कौन सा 5 ईयर प्लान था उसके दौरान करी गई थी, तो ये करी गई थी आपकी 6वां 5 ईयर प्लान था। 6th 5 ईयर प्लान के दौरान नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। फिर है भारत के आर्थिक सुधार का जनक किससे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपको मनमोहन सिंह को, भारत के आर्थिक सुधार का जनक। फिर है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका कर्नाटका। निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक कथन दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया है, फिर एक कारण दे दिया है। अब हमें बताना है कि स्टेटमेंट सही है, इसका कारण यही सही है। तो देखिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि गत सदी के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योगों में उपभोक्ता वस्तु उद्योग में मूलभूत एवं व पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक स्थिति के स्पष्ट प्रवृत्ति का परिलक्षित किया। ठीक है, ये स्टेटमेंट है आपकी। अब ये बोल रहा है कि क्या इसका जो
कारण है, क्या यही कारण है कि इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई थी? अब देखो 80 के दशक की बात हो रही है ये, ठीक है, तो हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है नहीं ये क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, देखिए यहाँ क्या बोला है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। स्टेटमेंट हमें दे रखी है, इसमें से हमें देखना है कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारे लिए सही है। तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति में पूर्व से ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में वृद्धि करना था, नहीं है, गलत है। फिर है इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक जिन भी क्षेत्रों को लाभ नहीं हुआ था, ठीक है, वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना था। हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर है इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना था, नहीं, ये गलत है। फिर है इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समकालन करना था, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा सी। चलिए फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति मतलब कि फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो वो है हमारा ब्याज दर, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है। बाकी सार्वजनिक व्यय हो गया, सार्वजनिक ऋण हो गया आपका, और करारोपण, ये सभी फिस्कल पॉलिसी का उपकरण है। फिर है निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, मतलब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से मिलता है, तो वो है आपका निगम कर। फिर है भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य। तो देखो उस टाइम का क्वेश्चन है, अगर हम इस बारे में बात करें तो चालू मूल्य पर तो हमारा बिहार है। चलिए अभी हमारा 60 क्वेश्चन हमें नहीं करना है। फिर है आपका 68 पर चलते हैं। फिर है इसमें लिखा है लोलक का काल अवधि निर्भर करती है, मतलब जो टाइम पीरियड है, जो आपका जो पेंडुलम होता है उसका जो टाइम पीरियड जो है वो इस टाइप के टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड आपका करता है किस पर डिपेंड करता है, लंबाई के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे पेंडुलम की जो लंबाई है उस पर डिपेंड करेगा टाइम पीरियड। फिर है जब आपका जो वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, ठीक है, मतलब गति में प्रवृत्त हो रही है, तो उससे हमें क्या मिलेगा, कोई ऊष्मा की हानि नहीं होगी। देखिए साइंस के क्वेश्चंस हैं, सेम टू सेम आपसे रिपीट होकर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जब वो गति में परिवर्तित होती है तो कोई भी जो हीट है उसका लॉस नहीं होता है, इसमें यही बोला गया है। फिर है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक है, प्रकाश मतलब जो लाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं, और रंगों का अलग करने का तरीका क्या होता है, ठीक है, तो वो आपका होता है कि एक प्रिज्म, जो आपने देखा भी होगा बचपन में, उसका आप खेले भी होंगे प्रिज्म से, कि प्रिज्म से रंगों को अलग किया जाता है, ठीक है, इस टाइप का प्रिज्म होता है, तो उसको रख दिया, लाइट को वह इस टाइप से 7 रंगों में ये डिवाइड कर देता है, यही आपसे पूछा गया है। फिर है हमारा कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, ठीक है, चुंबकीय सुई जो है वो आपको किस तरफ संकेत करती है, तो वो करती है नॉर्थ की साइड, मतलब कि उत्तर की साइड। फिर है पीतल में कौन सी धातु होती है, ठीक है, पीतल के आपने बर्तन भी देखे हैं, तो वही पूछा है कि पीतल में कौन कौन से मेटल होते हैं, तो आपका तांबा और जस्ते से मिलकर पीतल बनता है। फिर यहाँ पे चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। अब देखो जिनके घर में चूहे होंगे खेतों में या फिर जहाँ पे अनाज आप स्टोर करते हैं तो वहाँ पे चूहे भी होंगे, तो बहुत से जो लोग हैं या फिर जो कंपनीज़ हैं वो चूहे मारने की दवाइयाँ निकालती हैं। तो यहाँ पर यही पूछा है कि चूहे मारने की जो दवाई होती है उसमें कौन सा केमिकल होता है, तो वो है आपका पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड होता है। फिर है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज़ होता है, तो वो आपका होता है धातु, कौन सी धातु यूज़ होती है, तो वो यूरेनियम होती है, यूरेनियम 235। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि तैरने के तालाब में, ठीक है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, ठीक है, जब आप किसी भी पॉन्ड में तालाब में तैरते हैं तो ये बोला गया है कि मनुष्य की त्वचा जल जाती है। क्यों? क्योंकि उस तालाब में क्लोरीन पड़ा होता है, उस क्लोरीन के कारण मनुष्य की त्वचा जल जाती है। फिर शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो ये आपका बनता है इथाइल अल्कोहल। क्या बनता है? इथाइल
एल्कोहल बन जाता है। फिर है कमरे को ठंडा किया जा सकता है, मतलब एक कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे? संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ठीक है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। फिर है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, ठीक है, उसको पैदा करते हैं तंतु को गर्म करके, ठीक है, अगर हम तंतु को गर्म करेंगे तो श्वेत प्रकाश को हम नली में हम लोग पैदा कर सकते हैं। फिर है हमारा सोने को घोला जा सकता है, मतलब जो हमारा गोल्ड जो होता है, जो हमारा गोल्ड है, ठीक है, आप सबको पता है गोल्ड के बहुत सारे आपके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, तो उसको बोल रहे हैं कि उसको हम लोग किस में घोल सकते हैं, तो वो घोल सकते हैं हम सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिक्सचर में। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? अगर हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो उसको क्या बन जाता है? तो वो पानी बनता है, उसका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो आपको पानी मिल जाएगा। फिर है आपका कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में क्या है? वो लोहा होता है, आयरन। चलिए, फिर एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन की अगर बात करते हैं तो वो कहाँ से मिलती है? तो वो एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से मिलती है। फिर है गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग करेंगे? ठीक है, जब आप गेहूं की खेती कर रहे हैं, वीट उगा रहे हैं, तो कौन सा फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करना रिकमेंडेड होता है? तो वो आपका होता है नाइट्रोजन उर्वरक। चलिए, फिर है एसिडिक रेन होती है, मतलब अम्ल वर्षा होती है, किस कारण होती है? कारखानों के कारण। कारखानों में से जो धुआं निकलता है ना, उसकी वजह से आपको एसिड रेन देखने को मिलती है। अब इसी एसिड रेन की वजह से ताजमहल, ठीक है, ताजमहल का जो वाइट कलर था वो पीला पड़ता जा रहा है। अब लिखा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? अब यहाँ पे पूछा है कि उनका देहांत कब हुआ, तो देहांत उनका हुआ 9 मई 1858 में। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो वो थे आपके फणिंदास घोष, ठीक है, कौन से थे? फणिंदास घोष। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? 1922 की बात हो रही है, तो ये हुआ था गया में, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था 1922 में, वो हमारे गया में बिहार में हुआ था। फिर है देखिए ये दूसरे क्वेश्चन है, ये इसका नहीं पढ़ना क्योंकि ये उस टाइम के करंट अफेयर है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये सारे हमें छोड़ने हैं, नहीं करना। चलिए और देख लेते हैं, यहाँ अब है हमारा चलिए अब इसमें पूछा है कि बिहार में सिंचाई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, क्योंकि बिहार के जो कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहीं है, तो 37% भाग नहरों से होता है, और यहाँ पर 39% नहीं है, वो लगभग 30% नलकूपों से होता है। चलिए अब दोबारा हमारा मैचिंग का क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर पूछा है कि बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो वो है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय जलमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता, तो वो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 12। फिर उसके बाद है बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, वो है 31। फिर है प्रस्तावित राष्ट्रीय जलमार्ग जो बिहार में नहीं है, वो है 87। वैसे ये क्वेश्चन पुराना है, ठीक है, तो इसका आप छोड़ भी सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर बोला है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका कुंडग्राम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि महावीर स्वामी हो, महात्मा बुद्ध हो, इनसे क्वेश्चन जो है वो बिहार में पूछ लिए जाते हैं। तो यही बात है। अभी जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे। अब जन्म की बात हुई है तो जन्म उनका 599 में हुआ था, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? यहाँ पूछा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका कुशीनगर में। कहाँ पर हुआ था? ये आपका हुआ था कुशीनगर में। अगर हम गौतम बुद्ध की महात्मा बुद्ध की जन्म की बात करें तो उनका जन्म आपको 563 में मिलेगा, मतलब कि 563 ईस्वी में मिलेगा, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था? इनका जो जन्म था वो कपिल वस्तु में हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है बिहार में पूछ लिए जाते हैं। और उनका जो निधन है वो कुशीनगर में, मतलब कि उनके निधन को हम लोग महापरिनिर्वाण बोलते हैं, उनका कुशीनगर में हुआ था। उनका जो सन था वो था 483 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिए।
अब है इसमें महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। ठीक है, पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पर दिया था, तो ये दिया था सारनाथ में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की पहली राजधानी के बारे में बात करी गई है, तो वो थी आपकी राजगृह। फिर है नंद वंश के पश्चात मगध में किस राजवंश ने शासन करा था। ठीक है, नंद वंश जब खत्म हो गया उसके बाद कौन आए थे, तो वो आए थे मौर्य। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, मौर्य काल की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एजुकेशन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र केंद्र कौन सा था, तो वो थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अब है मेगस्तीन की पुस्तक का नाम क्या था। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। सबको पता है, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर है कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित करी गई थी, तो वो करी गई थी कश्मीर में। कब करी गई थी, वो करी गई थी आपकी कश्मीर में करी गई थी। अब कश्मीर में ये जो बौद्ध सभा थी वो कौन से नंबर की थी, तो ये आपकी चौथे नंबर की थी। ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, कश्मीर में हुई थी। अब है मुद्ररक्षक नामक पुस्तक का लेखक कौन है। ठीक है, मुद्ररक्षक नामक पुस्तक के लेखक है विशाखा दत्त। चलिए अब है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी। हरिश्चरित नामक किसने लिखी है, ये लिखी है बाना भट्ट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जितने भी हम लोग कर रहे हैं, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। फिर है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। गुलाम वंश के बारे में बात कर रहे हैं, उनका प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। देवगिरी में बोला है, अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण हुआ था तो उस समय देवगिरी का शासक कौन था, तो वो था रामचंद्र देव। कौन था, रामचंद्र देव। अब है हमारा कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। जो भक्ति संत थे उनके समय एक समान विशेषता क्या थी, वो ये थे कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझ सके। मतलब अगर उनके भक्त, अगर वो किसी एरिया में जहाँ पर कि हिंदी चलती है तो उन्होंने हिंदी में बोला, जिससे कि भक्तों के टाइम की ज़्यादातर जो है वो लोग उस भक्ति को ग्रहण कर सकें, उनके जो उपदेश उनको ले सकें। तो यही बात बोली गई है कि सभी भक्ति संत के समय में ये इम्पॉर्टेंट विशेषता थी कि उन्होंने वही भाषा चुनी जो कि लोगों में ज़्यादा प्रचलित थी। फिर है मुगल प्रशासन में मुहतसबिस किसको बोलते थे। ठीक है, किसको कहा जाता था, तो वो था लोक आचरण अधिकारी। ठीक है, लोक आचरण अधिकारी। फिर है आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से समूह को नदियाँ बिहार उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हैं। यहाँ बोला है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो सीमा बनाती हैं, तो वो है आपकी कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है बिहार में लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, मतलब गरीबी में है। क्यों रहती है, देखिए इसका जो हम अगर कारण देखते हैं कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभवित दोनों का अभाव है। मतलब कि बिहार के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका अभाव है। फिर है आपका बिहार में की कृषि जो है वो जलवायु दशाएं नित्यांत प्रतिकूल है। ये भी सही है इसका आंसर ऑप्शन। फिर है आपका ऑप्शन बिहार के पास जो ढांचागत सुविधाएं हैं, ठीक है, उसमें उनका जो व्यापारानुकूल वातावरण है वो का अभाव है। इन्हीं सभी ऑप्शंस की वजह से, इन सभी कारणों की वजह से बिहार में हमें गरीबी देखने को मिल जाती है। चलिए यहाँ पर जो नीचे जो क्वेश्चंस हैं वो पुराने क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो उस समय के लिए रिलीवेंट हैं। तो हमें डायरेक्ट हम लोग को क्वेश्चन देखिए सारे के सारे देखो यहाँ पर सारे क्वेश्चन वही हैं जो जो उस टाइम के लिए रिलीवेंट है। देखो जैसे कि झारखंड का राज्यपाल कौन सा है, तो हमारे लिए अब ये सही नहीं है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारण का योगदान नहीं है, तो ये है आपका जो अंतर्राष्ट्रीय की बात करी है तो आक्रमण राष्ट्रवादी की भावना।
ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट थे, जो इस समय के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए हमारे रिलीवेंट है, वो मैंने हम लोगों ने सारे कवर कर लिए हैं, डिस्कस कर लिया। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ऐसी और भी वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है 70th BPSC सभी बच्चों का क्लियर होए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।